हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो पेपर है एजुकेशन 4, उसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हरटॉग समिति है 1927 से 29। तो इसको आज हम लोग जानेंगे कि हरटॉग समिति में क्या चीजें कही गई हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने सेटलर आयोग पढ़ा था 1917 से 19, ठीक है। तो उसके बाद शिक्षा में कुछ न कुछ ऐसे सुधार करने की आवश्यकता रही, जैसे कि किसी ने प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान दिया तो किसी ने माध्यमिक पे ध्यान दिया, है ना, और किसी ने उच्च शिक्षा पे। तो अभी देखते हैं ये जो समिति बनी हरटॉग समिति, इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें आगे पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा हरटॉग समिति में अपव्यय और अवरोधन पे फोकस किया गया है, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट हम लोग करते हैं इसको। देखिए, इस समिति के अध्यक्ष सर फिलिप हरटॉग थे, ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर फिलिप हरटॉग, और इन्हीं के नाम पर इस समिति को हरटॉग समिति कहा जाता है, ठीक है ना। आगे क्या है, ब्रिटिश सरकार ने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को समझते हुए और तदनुकूल भारत में अपनी शासन नीति निश्चित करने के लिए 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की, ठीक है। जो ब्रिटिश सरकार थी जो यहाँ पे शासन कर रही थी, तो उस समय कहीं न कहीं 1919 में असहयोग आंदोलन, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन ऐसे भारतीय विद्वान थे जो कर रहे थे, चल रहा था। तो उन्हीं सब चीजों को, शिक्षा से संबंधित जो आंदोलन चल रहे थे, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इसने फिर क्या किया, 8 नवंबर 1927 को एक साइमन कमीशन की नियुक्ति की, ठीक है। इस कमीशन से भारतीय शिक्षा के संबंध में भी अपने सुझाव देने के लिए कहा, ठीक है। इस कमीशन को जो भारतीय शिक्षा के जो शिक्षा थी, जो चल रही थी शिक्षा प्रणाली, उसके संबंध में कहा कि आप अपना सुझाव दीजिए। साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा संबंधी समस्याओं और मांगों का अध्ययन करने के लिए एक सहायक समिति का गठन किया, ठीक है। इसकी नियुक्ति तो ब्रिटिश सरकार ने कर दी 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की, ठीक है। और फिर इस कमीशन ने क्या किया, एक समिति का गठन किया इसकी समस्याओं को जानने के लिए, भारतीय जो शिक्षा है, जो राजनीतिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, सबको जानने के लिए, ठीक है। तो इस समिति का जब गठन करता है तो गठन करने के बाद सर फिलिप हरटॉग को इस समिति का अध्यक्ष बनाता है, ठीक है। यानी ये जो साइमन कमीशन होता है ये सर फिलिप हरटॉग को इस समिति का अध्यक्ष बना देता है। अध्यक्ष के नाम पर इस समिति को हरटॉग समिति कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, हरटॉग इससे पूर्व कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके थे। यानी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग हम लोगों ने पढ़ा, सेटलर कमीशन 1917, तो उसमें ये सदस्य के रूप में कार्य कर चुके थे, ठीक है। और ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे ये, ठीक है। कौन? सर फिलिप हरटॉग, ठीक है ना। उन्हें भारतीय शिक्षा के विषय में पहले से ही पर्याप्त जानकारी थी, क्योंकि वो सेटलर जब कमीशन आया था, आयोग आया था, तो उस समय उसके मेंबर तो थे वो, तो उनको पता था कि भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है, ठीक है। तो इसके बारे में उनको जानकारी पहले से ही थी, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में इस समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा नीति, प्रशासन और स्वरूप का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। और उसके बाद, ठीक है, फिर उनकी अध्यक्षता में क्या होता है, ये जो समिति बनाई गई होती है, जो साइमन कमीशन समिति को बनाए रहते हैं, वो क्या करता है, भारतीय शिक्षा नीति और प्रशासन के स्वरूप का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करता है, ठीक है। फिर अध्ययन करने के बाद यह समिति क्या करती है कि साइमन कमीशन के समक्ष 11 सितंबर 1929 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 11 सितंबर 1929 को अपना प्रतिवेदन साइमन कमीशन को प्रस्तुत कर दिया जाता है या कर देती है। कौन करता है? ये जो समिति गठित रहती है, और इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? हरटॉग होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अतः हरटॉग समिति ने निम्नलिखित बातों का समावेश किया था। यानी कि जो ये प्रतिवेदन दिया गया था साइमन कमीशन को, तो इस प्रतिवेदन में जो हरटॉग समिति है वो निम्नलिखित बातों का समावेश किए थे, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या क्या बातें थी। पहली चीज तो उन्होंने बताया कि देश में प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ, पर प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।
यानी कि देश में जो प्राथमिक शिक्षा पर कार्य हुआ, लेकिन अगर इसको कहा जाए कि ये प्रगतिपूर्ण संतोषजनक हो तो ये नहीं हुआ। यानी कि ध्यान तो दिया गया, सैटलर में आयोग में भी ध्यान दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा अच्छा होना चाहिए। जैसे वुड डिस्पैच हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें देसी शिक्षा अच्छा होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलना कैसे चाहिए इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, मतलब संतोषजनक ये नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, अपव्यय एवं अवरोधन प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख समस्या था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके किसी भी एग्जाम, टेट, सुपर टेट, इवन आपका सेमेस्टर में तो आता ही है कि अपव्यय एवं अवरोधन किस में कहा गया है, किस समिति के अंतर्गत आता है, तो हर्टॉग समिति 1929, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपव्यय और अवरोधन प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख समस्या है। और ये अपव्यय और अवरोधन पहले होता क्या है, ये समस्या क्यों, कैसे है, तो देखिए अपव्यय का मतलब क्या है कि प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पूर्व बालक का विद्यालय से हट जाना। यानी इसमें सिंपल से ये कहा गया है कि प्राथमिक जो शिक्षा होता है, जो एजुकेशन में दिया जाता है, प्राइमरी एजुकेशन, तो इसमें जो बालक होता है वो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले बीच में क्या होता है, हट जाता है या चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जैसे गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, तो इसमें जो बालक होते हैं वो किसी भी रीजन से या कोई मजदूरी करने की वजह से या घर की स्थिति सही नहीं होने से क्या होता है, पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसपे कहीं ना कहीं जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो चीजें कहीं ना कहीं क्या है, अपव्यय के अंतर्गत आता है। तो ये एक समस्या ये इस समिति ने जताया कि ये भी एक समस्या है। अवरोधन क्या है, अवरोधन में देखिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चे का एक कक्षा में एक से अधिक रहना। यानी प्राथमिक विद्यालय में क्या है कि जो बच्चा है, जैसे अगर हम लोग कहें कि न्यूनतम अधिगम क्या होता है कि जैसे किसी एग्जाम में मान लीजिए किसी क्लास में अगर जाना है, तो अगर किसी बच्चे का अगर एग्जाम लिया जाए, उसका टेस्ट किया जाए कि हाँ इसको अगले कक्षा में ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो न्यूनतम अधिगम देखा जाए तो उसका 33% होता है। अगर 33% से नीचे अगर बच्चा नहीं मतलब नहीं बता पा रहा है तो मतलब लो में ही आएगा, है ना। तो 33% अगर बच्चा बता देता है तो उसका आराम से एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अवरोधन में क्या है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे का जो एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रहने की बात हो रही है, तो इसमें यही है कि बालक पढ़ने में मतलब कमजोर है, जो चीजों को सही से समझ नहीं पाता है, और उसका कई रीजन है कि स्कूल नहीं पहुंच पाना, है ना, क्लास बंक मारना, बहुत सारे रीजन है, कंटिन्यू क्लास में नहीं रहना, तो जिसकी वजह से वो पढ़ने में कमजोर होता है और एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में वो कई बार 2 से 3 बार या कई बार रह जाता है। तो इसका मतलब है अवरोध उत्पन्न हो जाना, यानी कि बच्चे के पढ़ाई के दौरान अवरोध उत्पन्न होना। और अपव्यय में क्या है कि प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पहले ही बालक का विद्यालय से हट जाना, यानी पढ़ाई नहीं करना। और अवरोधन का मतलब क्या है कि एक ही कक्षा में या मतलब एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक बार रहना। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझे आप। तो ध्यान दीजिएगा, हर्टॉग समिति ने प्राथमिक शिक्षा पे फोकस किया है ज्यादा, मतलब इसने माध्यमिक और उच्च शिक्षा पे भी किया है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो बेस होता है, जो प्राथमिक शिक्षा है, इसमें सबसे बड़ा रीजन इन्होंने यही बताया कि अपव्यय और अवरोधन जो समस्या है पहले इसको दूर किया जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए, 4 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कहा, पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी बनाया जाए। जो पाठ्यक्रम है उसे जीवनोपयोगी बनाया जाए, इसमें नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, है ना, जीवन से संबंधित बातें, अच्छे विचार, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें होनी चाहिए जो कि बालक के लिए ज्ञानवर्धक हो और उपयोगी हो। आगे देखिए क्या है, विद्यालय सत्र व अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। जो विद्यालय का जो सत्र है, जो पढ़ाई का आरंभ है और जो छुट्टियां हैं, वो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जिस स्थान पे जैसा वातावरण है, जैसा वहां की स्थिति है, उसी के हिसाब से सत्र और अवकाश होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षकों के वेतन और योग्यताओं में सुधार की जरूरत है। यानी जो शिक्षक हैं वो तो पहले योग्यता पूर्ण हो और पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय में 2 साल की उनको ट्रेनिंग लेना आवश्यक हो, मतलब ट्रेनिंग लेकर आए हों, उनके अंदर योग्यता हो, और जो शिक्षक का वेतन है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो शिक्षकों के वेतन और योग्यताओं के सुधार की भी जरूरत
है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, माध्यमिक व उच्च शिक्षा गुणात्मक हो। इन्होंने सिंपल से ये कहा कि माध्यमिक व उच्च शिक्षा क्या होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए। देखिए माध्यमिक शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो कमियां पाई गई है ना। माध्यमिक शिक्षा का एक तो परीक्षा प्रधान होना और दूसरा माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत निरंतर वृद्धि होना। ठीक है, यानी इस समिति के क्या थे, ये दो कारण थे। तो इसमें सिंपल सा ये देखा गया कि मिडिल स्कूलों का निम्न शैक्षिक स्तर होना, यानी कि जो मिडिल स्कूल है उसका जो शैक्षिक स्तर है क्या, वो निम्न है। माध्यमिक शिक्षा में विस्तार, यानी माध्यमिक शिक्षा में जितना विस्तार होना चाहिए उतना विस्तार नहीं हो पा रहा है। कक्षा 10 से पहले कक्षोन्नति में उदारता, यानी कक्षा 10 से पहले बालकों को क्या है कि ठीक है पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा है, फिर भी उनको आगे की कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता। ठीक है, आगे फिर क्या है, उपयुक्त शैक्षिक योग्यताओं और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की कमी, यानी कि शैक्षिक योग्यता पूर्ण और जो प्रशिक्षित जो अध्यापक होने चाहिए उनकी भी कमी है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में भी गुणवत्ता की आवश्यकता है। और प्राथमिक शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो प्राथमिक शिक्षा में तो अपव्यय अवरोधन इन्होंने बताया ही है। और इन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, छात्रों को दूर दूर पढ़ने जाना होता है और वे स्कूल में प्रवेश नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर ले भी लेते हैं तो वो क्या करते हैं, बीच में उसको छोड़ देते हैं। तो एक ये भी रीजन है कि स्कूल भी मतलब हर कम से कम आपका 1 किलोमीटर के अंतराल पे स्कूल भी होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। और साथ में इन्होंने ये कहा कि ग्रामों में विद्यालयों के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, शिक्षिकाओं की तो कमी ही है। ठीक है, तो दूर दराज, एक बात और, दूर दराज के प्राथमिक विद्यालय में अनियमित रूप से चलते हैं। तो बहुत सारी चीजों को इन्होंने कहा। तो इन्होंने यही कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है तो इस पे पहले ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या कमियां हैं, और माध्यमिक शिक्षा पे भी इन्होंने बोला कि इस तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए। अब रही उच्च शिक्षा की बात, तो उच्च शिक्षा पे भी इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा स्तर पर पुस्तकालय व व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था होना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा पे जो भी विषय है उससे संबंधित पुस्तकालय वगैरह होना चाहिए और उसमें व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के बीच उचित तारतम्य नहीं है, यानी कि जो विश्वविद्यालय है और जो उससे रिलेटेड महाविद्यालय उनमें जो तारतम्यता होनी चाहिए वो भी नहीं है। ठीक है, आगे इन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम सैद्धांतिक है। ठीक है, यानी कि जो इनके पाठ्यक्रम है क्या है, वो सैद्धांतिक है, मतलब उसको थोड़ा और वैचारिक होना चाहिए, व्यवहारिक भी होना चाहिए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऑनर्स कोर्स सही ढंग से नहीं चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो विश्वविद्यालय है, माध्यमिक है, जो प्राथमिक है ना, इन सब शिक्षा को का गहन बारीकी से अध्ययन करने के बाद ये सारे पॉइंट इन्होंने दिया कि पहले तो अपव्यय और अवरोधन पे ध्यान देना है, दूसरा माध्यमिक व उच्च शिक्षा को गुणात्मक करना है, फिर उसके बाद क्या है, उच्च स्तर पर पुस्तकालय व व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि शिक्षकों का उचित अच्छा वेतन होना चाहिए और योग्यताओं में उनके सुधार की जरूरत है। तो बहुत सारी ऐसी बातों को हरटॉक समिति ने बताया। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अपव्यय और अवरोधन की बात किसमें की गई है, हरटॉक समिति में की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, याद रहना चाहिए। तो ये आपके पेपर में भी आता है, टीईटी या सुपर टेट में, फिर से मतलब रिवाइज कर रहे हैं हम। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।